Hello and welcome to the class of economics. Good morning, students. This is the third lecture of economics of your first chapter, that is concept of micro and macroeconomics, basic concepts of macro and macroeconomics, and this is the third lecture. Hope you have understood the previous two lectures and you don't have any questions about that. Today we're gonna start a summarization. First of all, we will start with the summarization of the lecture, and then we'll go to the page of our first chapter. On that chapter, we'll go to that page of that first chapter what we have started yesterday. ओके सो समराइजेशन पहले करते हैं. आइए बात करते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. कुछ देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. ऑलराइट, अर्थशास्त्र जो हमने शुरू किया था, अगर आपको याद होगा, अर्थशास्त्र हमने शुरू किया था. इफ़ यू रिमेंबर, देखिए, हु हैज़ इंट्रोड्यूस द अर्थशास्त्र, हिज नेम इज़ कौटिल्य. देन हीज बेस इज़ ऑल्सो नोन एज चाणक्य. ठीक है, फिर उसका नाम और भी कुछ था जिसका नाम है विष्णुगुप्ता. विष्णुगुप्ता, ये तीन नाम उसके खुद के थे. और उसने क्या दिया था स्टूडेंट्स, उसने चैप्टर का नाम, इसने जो सब्जेक्ट दिया था खोज के, उसका नाम था अर्थशास्त्र. बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, उसने जो सब्जेक्ट हमको ढूंढ के दिया वो था अर्थशास्त्र. जैसे कि मैं इस बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस कॉन्सेप्ट और दिस सब्जेक्ट, दैट दिस सब्जेक्ट वॉज previously it was a part of your political science. Then there was a person or economist whose name is Adam Smith. his name is Adam Smith, जिसने एक बुक बनाया खुद का और इकोनॉमिक्स बनाया, उसको एक अर्थशास्त्र से इकोनॉमिक्स बनाया और उसके ऊपर एक वेल्थ डेफिनेशन लिखा. ये है वेल्थ डेफिनेशन. वो वेल्थ डेफिनेशन लिखा और हमको बताया कि इकोनॉमिक्स आपको पैसा कैसे कमाते हैं वो सिखाता है. ठीक है, ये तो उन्होंने बताया था. इसके बदले में इसे बेहतर बनाने के लिए एडम स्मिथ ने क्या किया, उसने 1776 में एक बुक लिखा जिसका नाम दिया नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन. नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में लिखा. कभी 1776 में स्टूडेंट्स. ओके, नाउ उसके बाद यहाँ तक सबको समझ में आ गया कि सबसे पहले चाणक्य ने अर्थशास्त्र दिया, अर्थशास्त्र से एडम स्मिथ ने हमको इकोनॉमिक्स दिया और उसके ऊपर वेल्थ डेफिनेशन लिखा. उसके बाद एक और इकोनॉमिस्ट है जिसका नाम, जो एक नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है, उसने हमको क्या बताया. तो उस नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का नाम है एल्फ्रेड मार्शल. उस नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का नाम है एल्फ्रेड मार्शल. ठीक है, नाउ एल्फ्रेड मार्शल ने क्या किया स्टूडेंट्स. एल्फ्रेड मार्शल ने इस इकोनॉमिक्स को जो पहले एडम स्मिथ ने दिया उसको उसने डेवलप किया. सो बेसिकली एज अ डेवलपर ऑफ इकोनॉमिक्स, दिस एंटायर क्रेडिट गोज टू दिस पर्सन एल्फ्रेड मार्शल. He is also a neoclassical economist. He is a developer of economics, and just to develop economics in a better way, better sense, he has written a book in 1890, and as we all discussed the name of the book, that Principle of Economics, is published in 1890 for welfare of people, just to provide a welfare. That's why he's in this book, when other economists has read the definition about the economics, they found that this definition is related to welfare of the people. मतलब वो definition आप पढ़ेंगे तो लोगों को इसमें क्या पता चला कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं है स्टूडेंट्स. मनी इज़ नॉट इनफ एज पर एडम स्मिथ. एडम स्मिथ बोलता है सिर्फ पैसा ही सब कुछ है और पैसा ही इकोनॉमिक्स सिखाता है कैसे कमाने का. तो एल्फ्रेड मार्शल ने बताया नो, ये रॉ मटेरियल सोर्स, इंसान को जीने के लिए क्या चाहिए, मटेरियल सोर्स. ठीक है, मटेरियल बताया. लोग चीज़ों पे जीते हैं, जिंदा रहते हैं, और उस पैसे का उपयोग हम उन चीज़ों के लिए करते हैं. सो वेलफेयर उसको कहते हैं, जीना कैसे. सो वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने लिखा. बाद में मॉडर्न इकोनॉमिक्स का क्रेडिट जाता है लियोनेल रॉबिन्स को.
जिसने स्केर्सिटी डेफिनेशन लिखा। अब इसने क्या बताया, जब इसने अल्फ्रेड मार्शल का बुक पढ़ा और पढ़ने के बाद इसको क्या पता चला कि चीज़ें ऑलरेडी हमारी दुनिया में चीज़ें कैसी है, वस्तुएं ऑलरेडी कैसी है, स्केर्स, कैसी है, कम है स्टूडेंट्स, वस्तुएं ऑलरेडी कम है और उसको कम के साथ हमें अपने फुल सेटिस्फैक्शन लेना है। बात समझ में आया है क्या? हमें कम चीज़ों के साथ अपना सेटिस्फैक्शन कैसा करना है, फुल्ली सेटिस्फाई होना है। अब इसी बेस पर उसने खुद का एक स्केर्सिटी डेफिनेशन लिखा, इसलिए इस डेफिनेशन को हम लोग स्केर्सिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन कहते हैं, जो लियोनेल रॉबिन्स ने दिया है लोगों को। और कहाँ दिया है, उसने भी एक बुक लिखा है 1932 में, और उस बुक का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। नेचर एंड सिग्निफिकेंस, नेचर मतलब नेचर होता है, सिग्निफिकेंस मतलब एक इम्पॉर्टेंस, रोल ऑफ इकोनॉमिक्स एज अ साइंस। मतलब अर्थशास्त्र एक विज्ञान है, जो इसको समझेगा, जो इसको पढ़ेगा वो ये जानेगा कि कम चीज़ों से फुल सॅटिस्फॅक्शन कैसे प्राप्त किया जा सकता है, कमी वस्तूंमध्ये आपल्याला पूर्णपणे सॅटिस्फाय कसं करू शकतो आपण। हे जे सायन्स आहे, हे जे विज्ञान आहे, हा ज्ञान ज्याच्या डोक्यात आहे तोच अर्थशास्त्राचं ज्ञान त्याला समजू शकतो। त्यानंतर अर्थशास्त्राचं ज्ञान त्याला समजू शकतो। त्यानंतर ह्या सगळ्या झाल्या बघा, लक्ष द्या, इतना सब होने के बाद कौटिल्य का काम हो गया, एडम स्मिथ का काम हो गया, अल्फ्रेड मार्शल का काम हो गया, लियोनेल रॉबिन्स का काम हो गया। इन सब का होने के बाद एक और व्यक्ति जो ही वॉज बिलोंगिंग टू ऑस्लो यूनिवर्सिटी, ही बिलोंग्स टू ऑस्लो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। आपने पता किया रहेगा कहाँ है ये ऑस्लो यूनिवर्सिटी से आया ये व्यक्ति, और इसका नाम है रैग्नर फ्रिच। ठीक है, रैग्नर फ्रिच नाम का व्यक्ति था, जो इसने 1933 में खुद का एक कॉन्सेप्ट दिया, खुद का एक इकोनॉमिक्स बनाया। खुद का इकोनॉमिक्स बनाया मतलब इकोनॉमिक्स तो ऑलरेडी है, उसमें सिर्फ चीज़ें चेंज की कुछ। और जब उसने चीज़ें चेंज की रैग्नर फ्रिच ने, और तो उसने पता किया कि बेहतर बनाने के लिए अर्थशास्त्र स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल पर भी समझ सके लोग, इसलिए उसने क्या किया, अपना वो एक बुक लिखा, और वो बुक लिखा 1933 में। और 1933 में लिखने के बाद उसने बताया लोगों को कि अर्थशास्त्र समझना है तो उसके लिए पहले दो कॉन्सेप्ट, अर्थशास्त्र को दो कॉन्सेप्ट में डिवाइड किया। एक का नाम रख दिया माइक्रो, दूसरे का नाम रख दिया मैक्रो। समझ में आया? दूसरे का नाम रखा मैक्रो। ओके, सो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स उसने डेवलप किया। ये पूरा क्रेडिट उसको जाता है, रैग्नर फ्रिच को। कहाँ से आया वो? ही स्टडीड फ्रॉम ऑस्लो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। नाउ अब देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, थोड़ा जूम करूँगा। द माइक्रो डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोज, जिसका मतलब होता है स्मॉल और मिलियंथ पार्ट। ओके, और जो मैक्रो होता है, मैक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम द, इट इज़ ऑल्सो डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जिसका नाम है मैक्रोज, विच मीन्स लार्ज और एग्रीगेट। ठीक है, एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल। समझ में आया? और लार्ज का मतलब तो आप सबको मालूम ही है, लार्ज का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, अब इसके ऊपर एग्जाम्पल है। बाय द वे, अगर आपको कोई समझाए, अगर आपको कोई सिखाए कि दैट रैग्नर फ्रिच हैज़ मेड 2 पार्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, तो वो गलत है। अगर आपको कोई बताए कि इकोनॉमिक्स के 2 पार्ट हैं जिसका नाम है माइक्रो और मैक्रो, तो वो गलत है। एक्चुअली माइक्रो और मैक्रो ये 2 मेथड्स हैं स्टूडेंट्स, टाइप्स नहीं है। ये 2 मेथड्स है जिसके थ्रू आप अर्थशास्त्र को समझ सकते हैं, आप इकोनॉमिक्स को समझ सकते हैं बेहतर तरीके से। मैंने आपको उस दिन भी बताया था, अर्थशास्त्र में कुछ चीज़ें इंडिविजुअल इंसानों के लिए हैं, तो कुछ चीज़ें ग्रुप ऑफ पीपल के लिए है, कुछ चीज़ें 100 ऑफ पीपल्स के लिए है, कुछ सोसाइटी के लिए है, कुछ स्टेट के लिए है, कुछ कंट्री के लिए है। तो जब रैग्नर फ्रिच ने उस कॉन्सेप्ट, इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को कॉइंड किया था या इंट्रोड्यूस में लाया था, तो रैग्नर फ्रिच ने इंडिविजुअल व्यक्तियों को
इंडिविजुअल इंसान की भलाई वाले जितने भी उसमें चैप्टर थे या जितने भी कॉन्सेप्ट थे, रैग्नर फ्रिच ने उसे अलग करके उसको एक पार्ट में डाल दिया, एक मेथड में डाल दिया, जिसका नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स। और बाकी जो बड़े बड़े हैं, जो 2 लोगों के बीच में है, जो 4 लोगों के बीच का है, उसका नाम डाल दिया मैक्रो। ठीक है, उन सब चैप्टर्स को इधर डाल दिया। अब ऐसे तो आपको ये समझा नहीं होगा कि इंडिविजुअल व्यक्ति, अकेला व्यक्ति का क्या भलाई है, कैसा भलाई है, तो उसके नीचे मैंने एग्जाम्पल लिख के रखा हुआ है स्टूडेंट्स। आपको एग्जाम्पल में देगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि माइक्रो मैक्रो क्या होता है। एक्चुअल में ये मेथड्स है, ये टाइप्स नहीं है प्लीज़, ये मेथड्स है। ओके, अब देखिए इधर लिखा है लर्निंग ऑफ वन इंडिविजुअल ट्री फ्रॉम एंटायर जंगल इज़ द माइक्रो मेथड। मतलब क्या, आप फिर से जूम कर देता हूँ। एक पूरे जंगल में स्टूडेंट्स, एक पूरा हरा भरा जंगल है, उस पूरे हरे भरे जंगल में किसी एक इंडिव्हिज्युअल ट्री, एका झाडाचं, म्हणजे पूर्ण भरलेला जंगल आहे, त्या जंगलातनं एका झाडाचं स्टडी करणे आणि त्या स्टडीवर पूर्ण जंगलाची रिपोर्ट काढणे इज कॉल्ड मायक्रो मेथड। नाही कळलं? म्हणजे आपल्या तोंडामध्ये किती दात आहे? आपल्या तोंडामध्ये आहे 32 दात। ठीक आहे, आता आपल्या तोंडामध्ये जर 32 दात आहे तर एका दातामध्ये काहीतरी प्रॉब्लेम झाली। आता त्या प्रॉब्लेमॅटिक दाताला ट्रीटमेंट देणे आणि त्याचं जो रोग आहे त्या रोगावर असं विचार करायचं की हाच रोग बाकीचे उरलेले 31 दातांना आहे, हे समजणे इज कॉल्ड मायक्रो मेथड। म्हणजे कधी माणसं एक मिस्टेकला बघून माणसाच्या पूर्ण कॅरेक्टरला अनुभवतात ना, कधी म्हणजे अनुभव लावतात की हा तो माणूस कसा असेल। आपली एक मिस्टेक झाली तर लोक बोलतात ना, तुझी ही मिस्टेक बघून असं मला वाटतं की तू कुठल्या कॅटेगरीचा माणूस आहे। सो दैट इज़, ये तो हम लोग अपनी आम जिंदगी में यूज़ करते हैं ये मेथड माइक्रो और मैक्रो का। हम किसी के एक गलती को देखकर हम ये पहचान जाते हैं कि वो आदमी का कैरेक्टर कैसा है। समझ में आया? हम लोग एक गलती पे पहचान जाते हैं, वो जो हम गलती पकड़कर उसको ट्रीटमेंट देते हैं उसे कहते हैं माइक्रो मेथड। बात समझ में आया? अब उसके अंदर और कौन सी गलतियाँ हैं, कौन सी नहीं है, लेकिन आपने एक गलती पकड़ा और उसके ऊपर पे सब डिसाइड कर दिया, इज कॉल्ड माइक्रो मेथड। लेकिन मैक्रो में क्या होता है? मैक्रो में पूरा इंसान ही गलत है। समझ में आया? लर्निंग ऑफ इंटायर जंगल एज अ होल इज़ मैक्रो मेथड। कभी कभी क्या होता है, इंसान पूरे जगह को देखकर ही बोलता है नहीं ये पूरा का पूरा ही खराब आहे। म्हणजे मी तुम्हाला सांगतो, ॲपलचा ट्रे असतो, ॲपलच्या ट्रेमध्ये एक ॲपल चांगलं तुम्ही उचललं तर तुम्ही अनुभव करता, तुम्ही म्हणता हो हा ॲपल चांगला आहे म्हणजे बाकीचे ॲपल चांगले असतील। दॅट इज कॉल्ड मायक्रो मेथड। हे आपलं मायक्रो विचार आहे। एकाला बघून आपण पूर्ण गोणीला ठरवतो, पण कळलं? पण आता मी तुम्हाला सांगतो, आपण गोणीमधले वरच्या सगळ्या ॲपल्सला बघितलं आणि ते सगळे ॲपल किडलेले होते, त्याचा अनुमान ठेवून आपण पूर्ण गोणीला आपण किडलेलं असं म्हटलं, पूर्ण गोणीचे ॲपल्स किडलेले आहेत असं म्हटलं गेलं तर त्याला म्हणतात मॅक्रो मेथड। कळलं? मतलब 10 चीज़ों को पकड़कर 100 चीज़ों को पकड़कर 1000 लोगों की अनुमान लगाने को म्हणजे आपण त्याचा अनुमान लावणे इज कॉल्ड मॅक्रो मेथड। आणि पूर्ण ट्रेमधून एकाचं अनुभव करून पूर्ण ट्रेला चुकीचं ठरवायचं इज कॉल्ड मायक्रो मेथड। कळलं का? सो ये आय होप हा एक्झाम्पल तुम्हाला समजला असेल आणि या एक्झाम्पलच्या मदतीने तुम्ही मायक्रो आणि मॅक्रो मेथड कळलं असेल तुम्हाला। ठीक आहे, आणि एवढं तर ठीक आहे, आज मी एवढं सांगतो तुम्हाला, आजसाठी एवढंच काफी आहे। उद्यापासून आपण मायक्रो कोणी डेव्हलप केलं, त्याचं काय डेफिनेशन आहे आणि त्याचे बेसिक कॉन्सेप्ट्स काय आहे ते मी तुम्हाला शिकवीन, त्यासाठी तुम्ही तैयार रहायचं। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है स्टूडेंट्स। कल का मेरा लेक्चर आपके लिए अपलोड नहीं हुआ था, उसके लिए कुछ टेक्निकल इशू रहा होगा, इसलिए मैंने आज ये लेक्चर रिपीट करके समराइज़ करके आपको पूरा क्लियर कर दिया। अब कल से हमारा फोकस कहाँ होगा? माइक्रो और मैक्रो पे। ओके,
होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग. थैंक यू सो मच.